दोस्तों आइए देखते हैं हम लोग सामाजिक आर्थिक एवं राजनीतिक विज्ञान के भाग 2 एक मैंने आपको बता चुका है। आइए भाग 2 से लेकर सभी खंडों को हम क्विकली देखते हैं। मैंने इसको पूरा रिवीजन किया, कोई खास इसमें तर्क नहीं है। देखते हैं ग्रामीण जीवन यापन के स्वरूप से मुख्य रूप से बताया गया है कि गांव के लोग कैसे जीवन यापन करते हैं। थोड़ा सा टॉपिक यहाँ पे देख लीजिएगा। खाद्य सामग्री के नाम दिए गए हैं, कहाँ से होते हैं, खेत से मिलते हैं या बाजार से मिलते हैं, मजदूरी के रूप में मिलते हैं, अन्य स्रोतों से मिलते हैं। तो यहाँ पे जो है गेहूँ, मक्का, चावल, दाल, तेल, गन्ना, मूंगफली, दूध, चना, नमक और दूध को छोड़ करके हम बात करेंगे तो गेहूँ खेत से मिलती है। आदमी के ऊपर निर्भर करता है कि कोई यदि बाजार से भी खरीद के ला सकता है, कोई मजदूरी के रूप में भी इसे पा सकता है, लेकिन फाइनली ये खेत से ही होता है। दो चीज़ देखेंगे दोस्तों, नमक और दूध। नमक हमें न खेत से न बाजार से मिल जाएगी, मजदूरी के रूप में नहीं मिलेगा। अन्य स्रोतों ये समुद्री जल से बनाया जाता है या पहाड़ों को खोद करके संधान में निकाला जाता है। दूध तो हमें पशु से प्राप्त होती है। ये होगी। इसमें मुख्य रूप से बात किया गया है ग्रामीण जीवन यापन के स्वरूप और छोटे बड़े माध्यम किसानों में अंतर बताया गया है। देखिए यहाँ पे बताया गया है कि मुर्गी पालन के बारे में, कोई नाश्ता का दुकान करके अपना गुजारा करता है, कोई मुर्गी पालन करके गुजारा करता है। भारत गाँवों का देश है। यहाँ लगभग 6 लाख से भी अधिक गाँव है। ये तो पुराना डेटा है 5 के अनुसार, अभी तो और भी ज़्यादा हो जाएगा। भारत गाँव का देश है, यहाँ 6 लाख से भी अधिक गाँव है। आगे देखिए यहाँ पे बताया है खेती, किसान और मजदूर। तुलना एक मध्यम किसान, जो बुक लिखने वाले हैं एक किसान के पास गए हैं, जो 5 एकड़ खेती करने वाले किसान हैं, इनके बारे में बताया है कि पैसा केसीसी किसान क्रेडिट कार्ड के माध्यम से मिल गया था इनको और उस हिसाब से इन्होंने खेती किया है। तो मिला जुला के ठीक ठाक खेती कर ली है। उसके बाद दूसरे नंबर पर जाते हैं एक सीमांत किसान, जिसके पास मात्र 1 एकड़ जमीन रहती है, 2.5 बीघा जमीन। उसके पास गए, उस किसान की कहानी था कि ये बेचारा फसल तैयारी करा के बहुत जल्दी बेच लिए, क्योंकि इसको कर्जदार को कर्ज देना था। इनको कोई बैंक लोन नहीं दिया था, छोटा किसान था इसीलिए इसको कोई बैंक लोन नहीं दिया था, इसलिए ये बेच लिए। उसके बाद गए एक बड़ा किसान, प्रमोद नाम के किसान रहते हैं, बड़ा किसान रहते हैं। इसके पास खुद का ट्रैक्टर रहता है, थ्रेसर रहता है, गेहूं कटाई मशीन रहता है, चावल का मिल रहता है, और ये लगभग 10 एकड़ से भी ज़्यादा खेती करने वाले किसान रहते हैं। इसकी आय ठीक रहती है, फसल को अपना स्टॉक करके रखता है, जब इसको दाम मिलता है तब बेचता है। कुछ ये घटना है। बड़े किसान अपने पास 1 या 2 मजदूर साल भर के लिए रखते हैं, इसे हलवाहा कहते हैं। क्या कहते हैं? हलवाहा। बड़े किसान अपने पास साल भर के लिए मजदूर रखते हैं, इसको क्या कहते हैं? हलवाहा। हम लोग जो गांव घर में हल चलाते हैं उसी को हम लोग हलवाहा कहते हैं, वही वाला हलवाहा कहा गया है। आइए संतोष कृषक मजदूर, एक कृषक मजदूर की बात करते हैं। कृषक मजदूर के जीवन में क्या सब समस्याएं हो सकती हैं उनको बताया गया है। कृषक मजदूर जैसे समय में काम मिलता है उसको, कृषि के समय, या तो रोपाई के समय या तो कटाई के समय, उसके बाद वो बेरोजगार रहते हैं, इस बात के बारे में कहा गया है। उसके बाद जो कृषक मजदूर रहते हैं, रोपाई और कटाई के बाद जो समय मिलता है वो ईंट भट्ठों वगैरह पे काम करने के लिए और कहीं भी काम करने के लिए, जीविकोपार्जन के लिए चले जाते हैं। देखिए जिनके पास बिल्कुल भी जमीन नहीं होता वो कृषक मजदूर कहलाते हैं। जिनके पास बिल्कुल भी जमीन नहीं होता है वो कृषक मजदूर कहलाते हैं। काम की तलाश में गांव से शहर पहुंचे मजदूर, हर एक जगह चौक चौराहा पे जो हमें भी मजदूर मिलता है आज के डेट में, वही मजदूर की बात की गई है। आइए देखते हैं एक छोटे से संतोष नाम के व्यक्ति हैं, मजदूरी करके अपना जीवन यापन करते हैं। उनकी कहानी बताया गया है, किस तरह वो उनकी पत्नी और उनके बच्चे मिलकर सब काम करते हैं। पत्नी वो खेतों में काम करने के बाद समय मिलता है तो बाहर चले जाते हैं भट्ठा वगैरह में काम करने के लिए, या और भी कोई मजदूरी का काम करते हैं। उनकी पत्नी मवेशी को पालते हुए दूसरे के यहाँ काम करती है, तो किसी तरह खींचतान के गुजारा होता है। एक बार बेचारा बीमार पड़ जाता है तो भैंस बेच के कर्ज को सदाता है, इस तरह। उसके बाद दिखाया गया है गैर कृषि कार्य। किसी, ये सब तो देखिए हम लोग कृषि से रिलेटेड था। उसके बाद बताया हमको गैर कृषि कार्य के बारे में। गैर कृषि कार्य क्या है? जैसे यहाँ पे दिखाया गया हस्तशिल्प, हाथ से कुछ बनाया गया है। उसके बाद दिखाया गया यहाँ पे हस्तशिल्प, हाथ से नक्काशी करता हुआ। फिर दिखाया गया हमको सिलाई का काम, हस्तशिल्प। उसके बाद गोटी लगाने का काम। उसके बाद देखिए ये बना रहे हैं, क्या कर रहे हैं, बढ़ई, लकड़ी मिस्त्री। ये सब काम कैसा है? गैर कृषि, मतलब कृषि से अलग होकर कहीं ना कहीं। ये देखिए लोहार को दर्शाया गया है। ये चैप्टर 2 हमारा खत्म हो जाता है यहीं पर ही। आइए चैप्टर 3 देखते हैं हम लोग, शहरी जीवन यापन के स्वरूप। जिस तरह गाँव के लोगों के बारे में बताया, किसान और गैर कृषि काम में लगे हुए हैं, उसी तरह शहर के लोग वह कहीं किसानी काम में नहीं लगे हुए हैं, वो शहर में भी छोटा मोटा धंधा करते हैं, माइक्रो फाइनेंस, छोटे और बड़े सब धंधे करते हैं। गाँव के लोगों में क्या था कि गाँव के लोग मजदूरी करके जीवन यापन करते, तो लोगों के जीवन की समस्या बहुत थी। जिनके पास बिल्कुल जमीन नहीं होता तो उसको बताया नहीं कृषक मजदूर करते। इसमें क्या था? छोटे बड़े उद्यमियों, शहर में काम करते मजदूर के जीवन आदि के बारे में बताया गया है। छोटे बड़े उद्यमी, भारत में 5,000 से ज़्यादा शहर और कई महानगर है, जिसकी जनसंख्या बहुत ज़्यादा होती है उसको महानगर कहते हैं। आइए देखते हैं पटना का सीन दिया गया है, पटना शहर का सीन दिया गया है। इसमें पटना शहर की कहानी के बारे में ही बताया गया है। ये क्या दिया है? फुटपाथ पटरी पर काम करते लोग। कैसे लोग फुटपाथ पर पटरी पर काम करते हैं, इसका अपना बिजनेस धंधा है। जो भी ठेला से फल वगैरह बेचते हैं, इनका अपना बिजनेस है, अपना धंधा है। अखबार विक्रेता हो, चाहे चर्मकार हो, चाहे नाई हो, रोड के बगले अपना ठेला लगा के, कुर्सी लगा के बाल काट रहे हैं, लेकिन वह एक ना कहीं अपना बिजनेस कर रहे हैं। आइए थोड़ा देखते हैं पटरी वाला व्यापारी वाले बताया। इन व्यापारियों के पास कोई सुरक्षा नहीं होती है, पुलिस या नगर निगम वाले इन्हें तंग भी करते हैं। इसको अक्सर दुकान हटाने के लिए भी कहा जाता है। ये जो छोटे छोटे व्यापारी होते हैं, सड़क किनारे अपना ठेला लगा करके या दुकान लगा करके दुकान चलाते हैं सुबह से शाम तक, इनके बारे में कहा गया कि इन व्यापारियों के पास कोई सुरक्षा नहीं होती है, पुलिस या नगर निगम वाले इन्हें तंग भी करते हैं। बहुत बड़ी बात है, ये सत्य भी है, कहीं ना कहीं सत्य भी है। पुलिस और नगर निगम वाले इन्हें तंग भी करते हैं, इनको अक्सर दुकान हटाने के लिए भी कहा जाता है, और इससे पैसा वगैरह भी लेते हैं, अवैध वसूली भी करते हैं। जो गहराई से इन बातों को जानते होंगे। एक श्याम नारायण रिक्शा वाला है, कृषक मजदूर की बेचारा जिंदगी जीते हैं। इनके साथ कंडीशन क्या है कि गाँव में जाकर कृषि के समय काम करते हैं, उसके बाद आ जाते हैं बाहर रिक्शा चलाते हैं, और बेचारा क्या करते हैं, भाड़ा पे रिक्शा लेके 30 से 35 रुपये रिक्शा का दिन में पर डे 150 से 200 रुपये कमाते हैं। 30 से 35 रुपये रिक्शा का भाड़ा देते हैं, 60 से 70 रुपये अपना खर्चा करते हैं। उसके बाद ये रहते कहाँ पे हैं? रैन बसेरा, जहाँ गरीबों के रहने के लिए छोटा मोटा जगह होता है उसको कहते हैं रैन बसेरा। तो ये बेचारा क्या नाम है इनका? श्याम नारायण जी है, ये रैन बसेरा में रहते हैं। श्याम नारायण जी रैन बसेरा में रहते हैं। आइए देखते हैं बाजार में छोटे बड़े सब दुकानदार होते हैं। बड़े बड़े दुकानदारों के बारे में बताया गया है, इनके बड़ी दुकानों के बारे में। 1 मिनट का कहानी है, यहाँ पे मैं बता देता हूँ। एक दुकान में एक बच्ची जाती है, अपने मामा जी के साथ पहुंची, वहाँ दुकानदार से बात करना शुरू किया। प्रमोद, पहले मेरे पिताजी व चाचा जी एक छोटी सी दुकान चलाते थे। रविवार और त्योहारों के अवसर पर मैं अपनी माँ के साथ उनकी मदद करता था। अपनी स्नातक की पढ़ाई पूरी करने के बाद मैं काम शुरू किया। इस समय मैं अपनी पत्नी अंशु के साथ शोरूम चलाता हूँ। ये जो छोटा सा दुकान दिख रहा है, पहले एक प्रमोद नाम के लड़के, उनके पापा जी और चाचा जी मिलकर चलाते थे। या बेचारा ग्रेजुएशन करके दुकान को अच्छा मॉडिफाई किया। अच्छा कहानी थोड़ा सा देखिएगा। अंशु
हमने कुछ सालों पहले यह शोरूम खोला। मैं ड्रेस डिजाइनर हूँ। मैं इसके साथ बुटीका भी चलाती हूँ, ब्यूटी पार्लर। मैं इसी की पढ़ाई की हूँ। आज युवा वर्ग तथा बच्चे आकर्षक कपड़े पहनना पसंद करते हैं। इसको ध्यान में रखकर हमने रेडीमेड कपड़ों के आकर्षक रूप में सजाकर यह शोरूम खोला है। ये पटना की कहानी है, किस तरह से लोग काम करते हैं, इस कहानी को आगे बढ़ाया गया है। उसके बाद देखते हैं फैक्ट्री में लोग कैसे काम करते हैं। फैक्ट्री में जो कढ़ाई बुनाई का काम होता है, यह भी बहुत जोरों शोरों से होता है, लेकिन इसमें समस्या होती है लोगों को कि यह काम भी जो है एक तरह से मौसमी है, मौसम में मिलता है, बरसात के समय लोगों को बेरोजगार होना पड़ता है। देखिए लेबर चौक, आज हमारे यहाँ भी हर जगह देखने को मिलता है लेबर चौक। रोज सवेरे बेचारा 8 बजे जाते हैं और लेबर चौक में जाते हैं, जिसको काम रहती है वो कुछ रुपए देकर के इसको ले जाते हैं, बाद में काम कराते हैं, फिर सामने छोड़ देते हैं। इसकी नौकरी का कोई ठिकाना नहीं रहता है। कुछ ये सब बातों को दिया गया है। उसके बाद बैंक में बताया गया, एक आदमी बैंक में काम करता है, वो बैंक में काम करने में उनको क्या सब फायदा मिलती है, ये सब देखते हैं। इसके बारे में थोड़ा सा बताया गया है। वेतन का हिस्सा भविष्य निधि जमा होता है। देखिए बैंक में क्या होता है, रूल रेगुलेशन होता है, काम करने का टाइम होता है और काम करने के साथ सुरक्षा होता है, बुढ़ापे के लिए बचत भी होता है। उसके वेतन का एक हिस्सा भविष्य निधि में जमा होता है, जिसको पीएफ वगैरह बोलते हैं। उस अवकाश, रविवार और अन्य पर्व त्योहारों में छुट्टी मिलती है। वार्षिक छुट्टी के रूप में भी कुछ दिन मिलते हैं। परिवार एवं परिवार के लिए चिकित्सा की सुविधाएं मिलती है जो गवर्नमेंट वर्क में जाते हैं, उसके बारे में है। बस उसके बाद खत्म है चैप्टर 3। आइए हम लोग देखते हैं चैप्टर 4, लेन देन का बदलता स्वरूप। वस्तु विनिमय प्रणाली के बारे में यह बात को जोड़ दिया गया है। यहाँ से लेकर 10 क्लास का अर्थशास्त्र में पूरा अच्छा से चैप्टर में दिया गया है कि लेन देन का बदलता स्वरूप क्या है, वस्तु विनिमय क्या है। आइए यहाँ पे जैसे कि चित्र में दिखाया गया है कि कोई सामान ले रहा है बच्चा ना, बर्फ़ खाया है बच्चा, बेचारा धान ले रहा है बर्फ़ के बदले। फिर आगे देखें कुछ कहानी दिया गया इसी तरह से लेन देन से रिलेटेड वस्तु। जब किसी वस्तु का खरीद बिक्री दूसरे वस्तु के माध्यम से किया जाता है तो उसे वस्तु विनिमय प्रणाली कहते हैं। इसको हम लोग अपनी भाषा में बदला बदली या अदला बदली कर सकते हैं। एक सामान देकर के दूसरे सामान को लेना ही क्या कहलाता है, हमारा वस्तु विनिमय प्रणाली। वस्तु विनिमय प्रणाली में होने वाले दिक्कतों को बताया। देखिए आप मुझे आम के बदले गेहूं नहीं आलू चाहिए। एक व्यक्ति आम बेच रहा है, उसको चाहिए आम के बदले में आलू, लेकिन दूसरा आदमी क्या कहता है, मुझे आम चाहिए, इसके बदले मैं तुम्हें गेहूं दूंगा। तो ये सामान एक दूसरे के संभावनाओं का मेल नहीं खाना, ये समस्या होती थी। आगे देखिएगा, इस बर्तन का कितना कपड़ा दोगे। एक आदमी के पास कपड़ा है, एक आदमी के पास बर्तन है, दोनों को एक्सचेंज करना। दिक्कत क्या होती है, तो 2 हाथ कपड़ा दूंगा। कपड़ा वाला क्या बोला, इस बर्तन का 2 हाथ कपड़ा दूंगा। अब देखिए बर्तन वाला क्या बोलता है, इस बर्तन के मुझे दूसरे गाँव में 4 हाथ कपड़ा मिला। अब कपड़ा वाला क्या बोलता है, दूसरे गाँव में तो मुझे 1 हाथ कपड़े के बदले बर्तन मिला था। तो इन सब दिक्कतों का सामना लोगों को करना पड़ा था। एक बकरी और कुछ बकरी के बदले 6 टुकड़ी अनाज दिया था। बकरी बेचा था एक बार, पिछला बार बकरी के बदले 6 टुकड़ी अनाज दिया था। इस बार इसके पास क्या है, 3 टुकड़ी अनाज है। तो क्या बेचारा को बकरी को काट के बेचेगा या काट करके बदला बदली करेगा, नहीं ना। इन सब समस्याओं का सामना करना पड़ता था वस्तु विनिमय प्रणाली में। आइए कुछ टॉपिक की बात दिया गया, मैं इसको पढ़ के बताता हूँ। जब किसी वस्तु की खरीद बिक्री मुद्रा अथवा रुपए पैसे के माध्यम से किया जाता है तो उसको मुद्रा विनिमय प्रणाली कहते हैं। देखिए पहले हम लोग क्या पढ़ रहे थे, वस्तु विनिमय प्रणाली, एक सामान देकर के दूसरा सामान बदल के ले लेना, वो था वस्तु विनिमय प्रणाली। और यहाँ पे हमको क्या दिखा रहा है, मुद्रा विनिमय प्रणाली। एक सामान, कोई भी सामान को खरीदे उसके बदले हमने मुद्रा दिया, पैसा दिया, तो वो मुद्रा विनिमय प्रणाली। अब देखिए बहुत अच्छा टॉपिक का बात है यहाँ पे। क्या आप जानते हैं कि मुद्रा का प्रारंभिक स्वरूप वस्तु मुद्रा के रूप में था। वस्तु मुद्रा वही वस्तु विनिमय प्रणाली शुरू में होता था। प्राचीन काल में आखेटक युग में जब मनुष्य जानवरों का शिकार द्वारा जीवन यापन करता था तब पशुओं का खाल चमड़ा का प्रयोग द्वारा मुद्रा के रूप में किया जाता था। अच्छा, पहले लोग क्या किया, वस्तु से वस्तु सामान को बदला। जब लोग आखेटक थे, शिकारी थे, शिकार करके खाते थे, तो बोला गया कि चमड़ा का प्रयोग मुद्रा के रूप में किया गया। किसका प्रयोग, चमड़ा, मवेशी को मार के खा लेते थे, उसका चमड़ा छील के रखते थे, उसका प्रयोग एक तरह से मुद्रा के रूप में करते थे। बाद में चरवाहा युग में पशुओं का प्रयोग, किसका प्रयोग, पशुओं का प्रयोग मुद्रा के रूप में किया जाने लगा। उसके बाद मनुष्य खेती करने लगा तो अनाज का प्रयोग भी एक समय क्या हुआ, मुद्रा के रूप में। जैसे हम लोग आज पैसा चलता है, एक समय में अनाज चलता था। कभी वस्तु मुद्रा, फिर चमड़ा मुद्रा, पशु का मुद्रा, फिर अनाज का मुद्रा। अब देखिए प्राचीन काल से दिख रहा है, हाँ, प्राचीन काल से आज तक मुद्रा का स्वरूप निरंतर बदलता रहा है। वस्तु मुद्रा के बाद सर्वप्रथम धातु मुद्रा का चलन हुआ। वस्तु मुद्रा के बाद सर्वप्रथम किस मुद्रा का चलन हुआ, बोला जा रहा है धातु मुद्रा का चलन हुआ। इसमें लोहा, तांबा, पीतल, सोना, चांदी आदि का प्रयोग किया जाता था, लेकिन धातु मुद्रा में भी कई कमी थी। यह भारी होता था, लेन देन के बीच हमेशा संदेह बना रहता था क्योंकि इसका वजन और अशुद्धता जांचना कठिन होता था। इसके बाद सिक्कों का चलना शुरू हुआ। धातु मुद्रा के बाद क्या हुआ, सिक्कों का चलना शुरू हुआ। बहुत अच्छा टॉपिक यहाँ पे देखिए, भारत में सबसे पहले चांदी का सिक्का बने। भारत में सबसे पहले चांदी के सिक्के बने। आगे देखिएगा, भारत में कई अलग अलग राज्य थे, हर राज्य अपने राज्य के लिए सिक्के जारी करता था। दिल्ली की गद्दी पर बैठा शेरशाह सूरी ने भी एक चांदी का सिक्का चलाया जिसे उसने रुपया नाम दिया। सिक्के के आने से हर बार वजन करना और शुद्धता जांचने की जरूरत नहीं। पहले जो धातु चलता था, यहाँ पे जैसे हम लोग को बताया कि धातु में क्या था, लोहा, तांबा, पीतल, सोना, चांदी, इन सबको जो पिघला करके सिक्के बनाया जाता था, तो इसमें परेशानी होती थी, हर बार माप वगैरह लिया जाता था, कम बेच होने की संभावना थी। लेकिन जब शेरशाह सूरी ने पहली बार सिक्का चलाया उसमें ये सब समस्याएं खत्म। आइए थोड़ा सा अच्छा टॉपिक इसको भी देख लेते हैं। जब उत्तर भारत में मुगल साम्राज्य के समय में मुद्रा के रूप में सोने की मुहर, चांदी का रुपया और तांबे का दाम चलता था। क्या बोला, उत्तर भारत में किसके समय में, मुगल वंश जब थे, ये बाबर, हुमायूं, अकबर का जब समय था, उसके समय क्या बोला है, सोने का जो सिक्का चलता था उसे कहते थे मुहर, चांदी का जो सिक्का चलता था उसे कहते थे रुपया, और तांबे का जो सिक्का चलता था उसे कहते थे दाम। सोने का मुहर, चांदी का रुपया, तांबे का दाम चलता था उसी समय दक्षिण भारत में। उत्तर भारत में तो दिखाई इन सब बातों को, उसी समय कहाँ बोला, दक्षिण भारत में। इधर के भारत में, हमारे दक्षिण भारत में क्या चलता था, उसी समय दक्षिण भारत में सोने के सिक्के, हून और पनम का चलना था। उसी समय दक्षिण भारत में क्या चलता था, हून और पनम चलते थे। आइए देखते हैं आज के सिक्के चलते हैं वे, अच्छा, परंतु आज जो सिक्के चलते हैं वे एल्युमिनियम तथा निकल के बने होते हैं। बहुत अच्छा बात है, किसके बने होते हैं, एल्युमिनियम तथा निकल के। आज जो सिक्के चलते हैं वो एल्युमिनियम तथा निकल के बने होते हैं। इन सिक्कों की लागत इनके मूल्य से कम होती है। इन सिक्कों में जो पैसा लगता है बनाने में, इसके मूल्य से कम होता है। पत्र मुद्रा या कागजी मुद्रा के बारे में देखते हैं। एल्युमिनियम मुद्रा के बने देखिए यहाँ पे दिखाया गया 25 पैसा, 50 पैसा, 1 रुपया, 2 रुपया, 5 रुपया। पत्र मुद्रा एवं कागजी मुद्रा के बारे में दिखाया गया। सिक्का को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने में होने वाली परेशानियों एवं सिक्कों को घिस कर अपना फायदा बनाने की आदत को देखते हुए कागज के नोट का चलन शुरू हुआ। इसे पत्र या कागजी मुद्रा कहा गया। जो हमारा आज यूज होता है कागज का मुद्रा, उसे ही पत्र या कागजी मुद्रा कहते हैं। भारत में कागज नोट छापने तथा जारी करने का अधिकार सिर्फ
सिर्फ एक संस्था है RBI, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, भारतीय रिजर्व बैंक वो है। अभी हमारे देश में 2 रुपये, 5 रुपये, 10 रुपये, 20 रुपये, 50 रुपये, 100 रुपये, 500 रुपये तथा 1000 रुपये के नोट भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी किए जाते हैं। 1000 रुपये जब किताब छपाता तब चलता था, लेकिन अभी नहीं चल रहा हमारे यहाँ पे। तो कहने का मतलब क्या है कि सभी प्रकार के नोट को जारी करता है कौन? RBI। सभी प्रकार के नोट को जारी करता है कौन? RBI, भारतीय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। लेकिन 1 रुपया का नोट और प्लस सभी सिक्के इसको जारी करता है कौन? तो वित्त मंत्रालय। बिहार पुलिस का पूछा हुआ क्वेश्चन था, वित्त मंत्रालय। यहाँ पे मैंने लिखा भी है 1 रुपया के नोट तथा बाकी सभी सिक्का को वित्त मंत्रालय द्वारा जारी किया जाता है। ये देखते हैं, कुछ प्रश्न के तौर पे दिया है, देख लेते हैं। लेन देन के माध्यम के रूप में भी पैसा सभी द्वारा स्वीकार किया जाता है। अच्छा, पैसा क्यों यूज किया? अच्छा, प्रश्न है ना, लेन देन के माध्यम में पैसा सभी द्वारा स्वीकार किया जाता है। पैसों द्वारा किसी भी वस्तु का मूल्य आसानी से तय किया जा सकता है। इसका संग्रह, संचय, बचत करना सुविधाजनक है। इसे एक स्थान से दूसरे स्थान ले जाना आसान होता है। या कैसे समझाएं? इसे पूछा है। पहले देखिए, तो आप लोग भी समझ सकते हैं, धातु था तो लाने ले जाने में बहुत दिक्कत होती थी, इसलिए लोगों ने नोटों को रखा। इसे आसानी से और बहुत चुपके से भी एक जगह से दूसरे जगह लेके जाया जा सकता है। छीनने, खत्म होने का ये सब का डर वगैरह नहीं होता था। अच्छा, आगे देखते हैं। मौद्रिक विनिमय प्रणाली के बारे में बताया है। मौद्रिक विनिमय प्रणाली क्या है? मुद्रा से सामान को खरीदना ही मौद्रिक विनिमय प्रणाली कहता है। आगे देखिए, कुछ बताया है। ATM, ऑटोमेटिक टेलर मशीन, डेबिट कार्ड जारी करता है। अच्छा, इसके अतिरिक्त वर्तमान समय में लेन देन, खरीद बिक्री, बैंक ग्राहकों को, अच्छा, बैंक जो है अपने ग्राहकों को क्या दे रहा है? ATM कार्ड देता है और डेबिट कार्ड देता है। ATM डेबिट, सह डेबिट कार्ड। अच्छा, ATM को डेबिट कार्ड कहते हैं, बैंक अपने ग्राहकों को देता है। इसे प्लास्टिक मुद्रा भी कहते हैं। कंपटीशन लेवल का क्वेश्चन बनता है, यहाँ से ध्यान रखिएगा। ATM या डेबिट कार्ड में क्या कहते हैं? प्लास्टिक मुद्रा भी कहते हैं। ATM का फुल फॉर्म होता है दोस्तों ऑटोमेटिक टेलर मशीन। हमारा खत्म हुआ चैप्टर 4। आइए देखते हैं चैप्टर 5, हमारी सरकार।